Hey, so hello everyone, this is your Adarsh. Welcome to our recent स्टार क्लासेस। तो यार हम शुरू किए थे अपना क्लास 10th एनसीईआरटी और इसमें हम एनसीईआरटी ऑपरेशन नाम से एक सीरीज स्टार्ट कर चुके थे जिसमें ऑलरेडी हमने कुछ चैप्टर्स को कवर कर लिया है और आज हम कवर करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जिसमें ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। लेक्चर नंबर 5 है और इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आज वाली सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसके पहले यार हमने कवर किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और कुछ इंट्रोडक्शन। तो इसी तरीके से हम कुछ एनसीईआरटी के एक पर्टिकुलर टॉपिक को काफी डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि यार हमारा मोटिव केवल बोर्ड को पास करना नहीं है, हमारा मोटिव से अलग जो और भी एग्जामिनेशन है लाइक कुछ एनटीएससी वगैरह को, इसको भी हमारा ये मोटिवेशन है कि हम इसको भी क्रैक कर पाए अपने बोर्ड के साथ। हमें ऐसा नहीं हो कि बोर्ड पढ़ने के बाद हमें कहीं और जाना पड़े, कोई और कोचिंग लेनी हो हमें सीएचएस के एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए और एनटीएससी वगैरह के लिए। तो जो बच्चे इन सब चीजों के लिए देख रहे हैं, सैनिक नवोदय हो गया, सीएचएस हो गया, तो उनके लिए परफेक्ट लेक्चर है। तो बने रहिए यार आप हमारे साथ और हम एक एक करके पूरा एनसीईआरटी का सीरीज खत्म करेंगे और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम जितना पॉसिबल हो सकता है हम उतने इन डेप्थ में जा करके हम कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आपको समझा पाए। हमारी तरफ से ये एक अच्छा कोशिश है। देखिए कि जो भी आप अभी तक हमारे साथ पढ़ रहे होंगे तो इनको कि हम एक पीडीएफ से पढ़ा करते हैं, ठीक। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ। अ, ये जो आपको स्क्रीन पे और सामने बुक दिख रही है, ये हमारी ही लिखी हुई बुक है, डिसेंट स्टार की लिखी हुई बुक है, डिसेंट बायो के नाम से है। आप इसको परचेज कर सकते हैं यार, हमको रीच कर सकते हैं आदर्श पटेल s27@gmail.com पे। आप अपना सारा डिटेल्स लिख करके भेजिए, ये बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस बुक की खास बात क्या है कि यार इस बुक में सारा कुछ एकदम टॉपिक वाइज और एकदम पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बुक एक नोट्स है, इसको बुक ना बोल करके हम बोलते हैं कि ये बुक नहीं, एक अच्छा नोट्स है। जिन बच्चों को नोट्स बनाना नहीं पसंद है उनके लिए एक अच्छा चीज है, ठीक है। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं ये अपना आज का लेक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको शुरू करने से पहले एक बार हम पुराने पीपीटी की तरफ अपना एक बार ध्यान लेकर के जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमने पढ़ा था। तो देखिए यार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में हमने बहुत ज्यादा तो नहीं पर हाँ सारे बेसिक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हमने कोशिश किया है कवर कर पाए, ठीक है ना। देखिए आपके सिलेबस में यार टर्मिनोलॉजी को समझना और कुछ कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, इसको समझना है, ठीक है। सिमिलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत ही ज्यादा ना पढ़ के, बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में इसको ना कवर करके एक नैरो एस्पेक्ट में, ठीक है ना, इसको कवर करना होता है क्लास 10th के लेवल पे। बाकी सारी चीजें आप यार क्लास 12th के लेवल पे अच्छे से इन डेप्थ में पढ़ते हैं। तो एक देखिए हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू किया था और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में हम क्या करते हैं, हम स्पर्म को पढ़े थे, ठीक है ना। और स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए जो हम लोग organ है, टेस्टिस वगैरह, इसके बारे में काफी डिटेल में हमने चर्चा किया था। कुछ हम ये जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके बारे में हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सकता है, जितने अच्छे तरीके से हो सकता है उसको कवर पाए कर पाए। तो चलिए भाई एक बार हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शुरू करते हैं। इसके पहले आपको हम कुछ यहाँ पे एक आइडिया देना चाहेंगे, ठीक है। जैसा कि हम पहले अपने पढ़ते हैं फिर हम पीपीटी को एक बार देखते हैं। तो पहले हम एक बार इसको डायग्राम रफ में हम डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, किसके, देखिए भाई जब भी हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो इसमें यार हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। वैसे तो मेरा डायग्राम बनाने का जो क्या बोलते हैं भाई हुनर है बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं। और हम इतना कर सकते हैं कि आपको समझा सकते हैं। चलो जी, एक डांसिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। इसको इसको हम मानते हैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है ना। चलिए भाई यहाँ पे हम कुछ ऐसा बना लेते हैं।
हमारा मोटिव डायग्राम नहीं है, हमारा मोटिव आपको समझाना है। चलिए भाई, तो देखिए जब भी हम फेमोरेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस पार्ट को भैया बोलते हैं हम वेजाइना। क्या बोलते हैं? वेजाइना। वेजाइना क्या होता है सर? तो वेजाइना होता है कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट हो गया इसको बोल रहे हैं वेजाइना, और वेजाइना को क्या बोल रहे हैं हम? कॉपुलेटरी ऑर्गन। मतलब यहाँ से कॉपुलेशन होगा, यहाँ से पेनिस इस वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करेगा। तो जो मेल गैमेट है, जो स्पर्म, सॉरी स्पर्म बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? सेमेन, ठीक है ना। तो सेमेन को अच्छा वर्ड क्या है? सीमेन है, ठीक है ना। मैंने बताया था कि जब स्पर्म में कुछ एसेसरी ग्लैंड के फ्लूइड मिल जाते हैं तो हम उसको सीमेन बोलते हैं। तो अभी ये जो आ रहा है इसको हम सीमेन बोलेंगे, ठीक है ना। तो वेजाइना में क्या होता है? वेजाइना के अंदर पेनिस इंसर्ट करता है और अपना सीमेन को इजाकुलेट कर दे रहा है, ठीक है ना। सीमेन को क्या करेगा? इजाकुलेट कर देगा। तो ये वेजाइना इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? कॉपुलेटरी ऑर्गन, ताकि क्योंकि ये पॉपुलेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक। चलिए जी, और जैसे ही अब वेजाइना के अंदर थोड़ा और जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पे है हमारे पास सर्वाइकल कैनाल, ठीक है ना। सर्वाइकल कैनाल, ठीक है ना, सर्वाइकल कैनाल। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी हम और समझते हैं। यहाँ पे एक टर्म होता है यार, बर्थ कैनाल। क्या होता है? एक टर्मिनोलॉजी है बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं भैया जी? तो वेजाइना और इस सर्वाइकल सर्वाइकल कैनाल को मिला करके, किसको? वेजाइनल कैनाल को और सर्वाइकल कैनाल, मतलब वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल, इन दोनों को मिला देंगे तो बनता है क्या जी? बर्थ कैनाल, ठीक। अब बर्थ कैनाल का फंक्शन आप समझ ही रहे होंगे, नाम में क्या लिखा बेटा? नाम में लिखा भैया बर्थ। तो एक इसमें काम आएगा, ए पार्चुरेशन में, मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी में एक काम आएगा। किसके लिए है भाई? तो हेल्प करता है डिलीवरी ऑफ बेबी। अच्छा, इस डिलीवरी ऑफ बेबी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं सर? तो पार्चुरेशन। एक बार आप पीपीटी देखते जाइएगा। देखिए ये था अपना वेजाइना और ये है सर्वाइकल कैनाल। इन दोनों को मिला करके हम बोल रहे हैं, सॉरी वेजाइना को हम क्या बोल रहे हैं? कॉपुलेटरी ऑर्गन। और वेजाइना और इस सर्वाइकल कैनाल, इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल किसमें हेल्प करता है? तो बर्थ ऑफ बेबी या फिर डिलीवरी ऑफ बेबी, जिस प्रोसेस को बोलते हैं भैया क्या? पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं भैया? पार्चुरेशन। अरे समझ में आया क्या? चलिए जी, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं यूटेरस। यूटेरस को अगर हिंदी में बोले तो इसको कुछ लोग यार आम भाषा में बच्चेदानी भी बोलते हैं, ठीक है ना। बच्चेदानी मतलब इसी यूटेरस के अंदर में क्या होता है? बेबी का इम्प्लांटेशन। सर बेबी का इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है? तो इसी यूटेरस में होता है, इसी बच्चेदानी में होता है, ठीक है ना। बेबी का जो इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन जो है कहाँ पे होता है? यूटेरस में। और इसी यूटेरस के अंदर में जो बेबी है ये 9 मंथ तक सरवाइव करता है। 9 मंथ तक क्या करता है? सरवाइव करता है इसी यूटेरस के अंदर में जो बेबी है। क्या है? बेबी है। चलिए जी, अब ये जो आप पूरा का पूरा पार्ट देख रहे हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा भैया पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है सर? तो ये पार्ट है क्या? फालोपियन ट्यूब। किसका पार्ट है सर? तो ये है फालोपियन ट्यूब, ठीक। अच्छा, फालोपियन ट्यूब हो गया। सर ये फालोपियन ट्यूब क्या करता है? तो फालोपियन ट्यूब देखिए होता क्या है, यहाँ पे यहाँ पे है ओवरी। यहाँ पे है क्या है? ओवरी। देखिए ये क्या है? ओवरी। अच्छा, ओवरी का फंक्शन क्या है? तो ओवरी प्रोड्यूस करता है ओवा, या फिर इसी को हम बोलते हैं एग, ठीक है ना। ओवरी का क्या फंक्शन है? ओवरी का फंक्शन हो गया भैया ओवा प्रोड्यूस करना या फिर एग प्रोड्यूस करना, है ना। ओवा प्रोड्यूस करना या फिर एग प्रोड्यूस करना। ये जो ओवरी है इस रास्ते अपना ओवा या फिर एग को प्रोड्यूस करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। तो ये जो ओवरी है यहाँ से अपने ओवा को या फिर एग को प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो ओवा या फिर एग है इसको ले जाने का, इधर से इधर तक ले जाना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ से क्या आ रहा होगा? यहाँ से आ रहा होगा आपका स्पर्म और यहाँ से आ रहा होगा ओवा, और ये दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे। मतलब स्पर्म और ओवा है दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे। तो जब मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? फर्टिलाइजेशन। अरे क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इतना बात समझ में आया क्या? इस प्रोसेस को बोलना है फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्म, दैट इज कॉल्ड सिंपली फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन कराना है
तो यहाँ पे देखिए इस ओवरी से इस ओवा को यहाँ तक लाने के लिए ये जो पतली सी एक पाइप है, क्या है, जो पतली सी पाइप है, इसी पाइप को बोलते हैं फालोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं जी? फालोपियन ट्यूब। तो देखिए क्या बोलेंगे हम फालोपियन ट्यूब का फंक्शन? फालोपियन ट्यूब का फंक्शन बोलेंगे कि कैरी करता है ओवा या फिर एग। एक कैरी कर रहा ओवा या फिर एग, बस आप इतना सिंपल में समझो कि ओवा या एग को कैरी करता है यूटेरस तक। ठीक, चलिए जी। और ये ओवरी का समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, स्पर्म अपना ऐसे जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ये ओवा अपना निकलेगी और ये भी ओवा ऐसे जाएगी और यहाँ पे मिल जाएगा। और जब दोनों के दोनों मिल जाएंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं भैया? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक, तो इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। ठीक, ये पार्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए जी, यहाँ पे एक और पार्ट है जिसको बोलते हैं हम फिम्बरी। क्या बोलते हैं? FIMBRAE, फिम्बरी। फिम्बरी का फंक्शन क्या है? फिम्बरी का फंक्शन है सर कलेक्शन ऑफ ओवा। देखिएगा भाई, फिम्बरी का फंक्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ ओवा, मतलब ओवा को कलेक्ट करना। किसका फंक्शन है भैया? ओवा को कलेक्ट करना फंक्शन होता है फिम्बरी का। देखिए है क्या, यहाँ पे ए है ओवरी आपका, ठीक, ए है फिम्बरी, ठीक है ना। तो ओवरी से एग रिलीज होता है, ठीक है ना, ओवरी से क्या होगा, एग रिलीज होगा। अब ये फिम्बरी जो है, ये जो फिम्बरी है, ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो जैसे यहाँ से ओवा निकलेगा, एग निकलेगा, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। और पकड़ लेगा उसके बाद ये इसको अपने अंदर ले लेगा, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर अंदर में लेकर के चला जाएगा। समझ में आ गया ना। तो ये फिम्बरी का फंक्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ ओवा। और इतनी बात समझ में आती है क्या? देखिए फीमेल के बॉडी में दो ओवरी है ना, फीमेल के बॉडी में दो ओवरी है। और आप जानते हैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम का भी एक फिनोमेना हुआ करता है, ठीक है ना। तो हर एक पीरियड के दौरान, क्या बोला, हर एक पीरियड के दौरान या फिर हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवरी पार्टिसिपेट करती है। जैसे कि मान लीजिए किसी फीमेल में, क्या बोला, जैसे कि मान लीजिए किसी फीमेल में इस मंथ में ए वाली ओवरी से एग निकला है, ठीक, तो अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ए वाली ओवरी पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है ना, ए वाली ओवरी पार्टिसिपेट करेगी। मतलब हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अल्टरनेट ओवरी पार्टिसिपेट करती है, ठीक है ना, मतलब अल्टरनेट ओवरी से एग रिलीज होता है या फिर ओवा रिलीज होता है या फिर अंडा बोल रहे हैं ना, ए रिलीज होता है। समझ में आया क्या? तो यार पार्ट है अपने कुछ बेसिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो कौन कौन सा हो गया, एक बार और रिकॉल करिए। वेजाइना है, सर्वाइकल कैनाल, इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं बर्थ कैनाल। वेजाइना एक पॉपुलेटरी ऑर्गन हो गया, है ना। इसके बाद अंदर गए तो यूटेरस मिला। यूटेरस में क्या होता है, बेबी का इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है ना, जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है। यहीं पे बेबी जो है ये 9 मंथ तक सरवाइव करता है, ठीक। इसके बाद देखिए ये है फलोपियन ट्यूब जो कलेक्शन ऑफ ओवा, ओवा को कैरी कर रहा है। और क्या है, फिमरी। फिमरी क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो ओवा को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और फालोपियन ट्यूब क्या है, इसको लेकर के जा रहा है। समझ में आ गया। तो ये सारा कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में था। अरे इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें आसान लग रही होंगी यार। चलिए जी, तो एक बार हम इस अच्छे वाले डायग्राम पे भी नजर डालते हैं। देखिए इस डायग्राम में आप कुछ खास बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, मैं बस जितना बताते जा रहा हूँ उतना तुम पढ़ लो, काम बन जाएगा। चलिए भाई, तो देखिए ये जो है ना, ये है यूटेरस, ठीक है ना, ये जो है ये अंदर की दीवार है, ये है यूटेरस। देखिए यूटेरस में ये जो ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो कुछ ऐसे टिल्टेड टिल्टेड दिख रहा है ना, तो ये जो है इसको बोले यूटेराइन कैविटी। तो जो अंदर का देखिए यूटेरस क्या होती है, बच्चेदानी, ठीक है ना। तो अब 9 मंथ तक बेबी को फीड करना है, मतलब यहाँ पे रखना है। ये जो यूटेरस की दीवार है कैसी होनी चाहिए, मजबूत की कमजोर, तो मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे बच्चे को रखना है ना 9 मंथ तक, तो यूटेरस अब यहाँ पे कुछ वेट होगा, बेबी वेट होगा 2 किलो 3 किलो, ठीक। तो इस तरीके से हमको रखना है। अब अगर ये जो यूटेरस है, अगर ये क्या होगी, अगर ये मजबूत नहीं होगी, वीक होगी, तो बेबी तो निकल जाएगा, नीचे गिर जाएगा, है ना। तो इसलिए इस बेबी को रखने के लिए, ठीक है ना, इसको यहाँ पे रखने के लिए, पालने के लिए क्या जरूरी है, इसकी जो दीवार है मजबूत हो, यूटेरस की दीवार क्या हो, मजबूत हो। इसीलिए यूटेरस की दीवार क्या होती है, काफी मजबूत होती है। देखिए ये सब कुछ लेयर, एंडोमीटर, मायोमीटर, इस यहाँ तक जाने की आपको जरूरत नहीं है। बस देखो ये दीवार कितनी मोटी है यूटेरस की, है ना। तो ये मस्कुलर थिकनिंग है। समझ में आया क्या भाई?
तो देखो अंदर की दीवार में यहाँ पे जो कुछ उबड़ा खबड़ा दिख रहा है, ये है क्या है, ग्लैंड है, और इसके अंदर में ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अंदर में क्या है, मदर के का जो यूटेरस है इसी के अंदर बेबी रह रहा है, तो ग्लैंड चाहिए कि नहीं कुछ एसेंशियल चीजों को सिक्रेट करने के लिए, है ना। हार्मोन्स वगैरह को सिक्रेट करने ग्लैंड चाहिए, ब्लड की सप्लाई चाहिए कि नहीं बच्चे को, तो ब्लड की सप्लाई भी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो यूटेरस का अंदर वाला जो लेयर है, यहाँ पे काफी अच्छी ब्लड सप्लाई होती है और काफी ज्यादा नंबर में ग्लैंड डेवलप हुआ करते हैं इस यूटेरस के अंदर में। और इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए जी, अब ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं क्या, फिम्ब्री। क्या बोलते हैं भैया? सॉरी, इसको बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब। ये फॉलोपियन ट्यूब क्या कर रहा है, एक को कैरी कर रहा है। फिम्ब्री आपको समझा दिया, कलेक्शन ऑफ ओवा, और ये हो गया ओवरी आपका, ठीक। देखिए सर्वाइकल कैनाल हो गया, वेजाइना, इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं जी बर्थ कैनाल। चलिए भाई, अब यहाँ पे कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं तो हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए ओवरी के बारे में पढ़ना है, ठीक। ओवरी क्या होती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलना है ओवरी को, हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल क्यों बोलना है? क्योंकि यहीं से गैमीट निकल रहा है। देखो जो गैमीट बनाने वाले, देखो दो चीजें होता है, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है भैया, मेल के अंदर में क्या था, टेस्टिस था, है ना। मेल के अंदर में टेस्टिस, टेस्टिस क्यों? क्योंकि स्पर्म बना रहा था। और जो फीमेल के अंदर है, इनके अंदर में क्या है, ओवरी। क्यों? क्योंकि ये एग बना रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम क्या समझे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से ऑर्गन होते हैं? दोज ऑर्गन, इसको लिखेंगे क्या, दोज ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस गैमीट। ऐसे ऑर्गन जो गैमीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको बोलते हैं क्या जी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं भैया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऐसा ऑर्गन है जो गैमीट वगैरह को प्रोड्यूस करता है, इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। चलिए जी, दूसरा हो गया अपना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या हो गया, एक कैरी करता है, क्या करता है जी, कैरी करता है गैमीट को। जो गैमीट को कैरी करने वाले पार्ट हैं, इनको बोलते हैं भैया हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं? जो गैमीट को कैरी करने वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जी, यहाँ पे देखो ओवरी क्या हुआ करता है, ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल के अंदर में, और मेल के अंदर में कौन है, तो टेस्टिस भैया है, ठीक ना। और कितना होता है ओवरी का नंबर, तो दोनों साइड, राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी दोनों साइड है, तो कितना नंबर में हुआ, तो वन पेयर। वन पेयर मतलब दो ओवरी होता है। और कहाँ पे होता है, तो एब्डोमिनल कैविटी। देखो बॉडी को तीन के तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, हेड, थोरेक्स और पेट जो है एब्डोमेन। तो इस एब्डोमिनल रीजन में ही ओवरी रहता है। जो पेट वाला पोर्शन है ना, एब्डोमिनल रीजन में क्या रहता है जी, ओवरी रहा करता है ऑन दी आइदर साइड ऑफ यूटेरस। मतलब यूटेरस के दोनों साइड, जैसा कि अभी आप डायग्राम में देखे हैं कि देखो ये यूटेरस के दोनों साइड में, ये यूटेरस के ये यूटेरस हो गई अपनी, है ना, ये यूटेरस हो गई, और इस यूटेरस के दोनों साइड में कौन हो गई जी, ओवरी हो गई। और इतनी बात क्लियर है क्या? चलो भाई, इंटरनली ईच ओवरी इज विथ लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर प्राइमरी ओवरियन फॉलिकल। तो ये जो ओवरी है, इनिशियली क्या होता है, बहुत सारे इमेच्योर फॉलिकल हुआ करते हैं, ठीक है। देखो एक चीज होता है, ध्यान से समझना इस बात को जो मैं बोलने वाला हूँ। मेल के अंदर में क्या होता है, मेल के अंदर में मीनोपॉज जैसा या फिर स्पर्म के पॉज जैसा कुछ हुआ नहीं करता है, ठीक। पर फीमेल के अंदर में मीनोपॉज जैसी चीजें हुआ करती हैं। मतलब कि मेल की बॉडी में स्पर्म पूरी जिंदगी बनता है, पर फीमेल की बॉडी में ओवा एक टाइम पे सीज हो जाता है, रुक जाता है फीमेल की बॉडी में रिलीज होना। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है ना। तो देखो हो क्या रहा है कि जब एक फीमेल बेबी ना जब अपने माँ के पेट में होती है, उसी टाइम पे उसकी ओवरी में बहुत सारे ओवरी एग को बनाने वाले, ओवा को बनाने वाले सेल पहले से बन चुके होते हैं। और जब बेबी का बर्थ होता है, तो उसके बाद कोई भी एग सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी वहां पे नए सेल की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम है, आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो इतना याद रखो कि मेल की बॉडी में पूरी जिंदगी स्पर्म बनती है, ओवा की बॉडी में, तो सॉरी फीमेल की बॉडी में पूरी जिंदगी ओवा नहीं बनती है ना। एक बार बचपन में जितना बन गया, बचपन में नहीं मतलब इंटरायूटेराइन लाइफ में जितना बन गया, उसके बाद कोई भी वहां पे एग को बनाने वाली जर्म सेल ऐड नहीं होती है फीमेल की बॉडी में।
और इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए जी, अगर इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, इसमें कुछ ओवरी के अंदर में देखो बहुत सारे चेंजेस हुआ करते हैं। जैसे देखो प्यूबर्टी आया, प्यूबर्टी को कैसे पहचानते हैं, तो ऑनसेट ऑफ दी एमसी, ऑनसेट ऑफ दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल की बॉडी में स्टार्ट हो गया तो हम मान के चलेंगे कि फीमेल की बॉडी रिप्रोडक्टिवली कैपेबल हो गई, ठीक है ना। फीमेल की जो बॉडी है ये क्या हो गई, रिप्रोडक्टिवली कैपेबल हो गई, मतलब रिप्रोडक्शन की कैपेबल हो गई है ना। तो प्यूबर्टी के बाद उसमें होता क्या है, जैसे हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बॉडी में, फीमेल की बॉडी में अलग अलग जगहों पे यार चेंजेस हुआ करते हैं। यूटेरस के भी लेवल पे चेंज होता है, ओवरी के भी लेवल पे चेंज होता है, ठीक है ना। और हार्मोन्स जो है ना अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड इस लेवल पे भी चेंज हुआ करती है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हुआ है। लिखा आफ्टर प्यूबर्टी एवरी मंथ ए प्राइमरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू द मैच्योर या फिर ग्रेफियन फॉलिकल। ये आपको तब समझ में आएगा, अभी हम एमसी पढ़ेंगे मेस्ट्रुअल साइकिल, आपको क्लियर हो जाएगा। अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ द एफएसएच हार्मोन, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। एफएसएच सारा कुछ हम वहां पे पढ़ेंगे, समझ में आया क्या? वैसे मैं एफएसएच हार्मोन आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पूरी अच्छे तरीके से बताया है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स मतलब कि ऐसा हार्मोन जो फॉलिकल को बना रहा है, क्या बोला, ऐसा हार्मोन जो फॉलिकल को बना रहा है, इसको बोलते हैं क्या हम, एफएसएच, मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो फॉलिकल बनाने के लिए स्टिमुलेट करे, मतलब एक को मेच्योर करने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है, ऐसे हार्मोन को बोलते हैं एफएसएच। और ये सारा का सारा प्रक्रिया, सारा का सारा प्रोसीजर ये प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट हो जाता है एक फीमेल के बॉडी में। मतलब कि जैसे ही प्यूबर्टी आती है किसी फीमेल बॉडी में तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुआ करते हैं। ये सारा कुछ मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। और मेल के भी बॉडी में प्यूबर्टी के बाद बहुत सारे चेंजेस हुआ करते हैं। और इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए जी, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भैया, इसमें इंपॉर्टेंट है फंक्शन। ओवरी आपने पढ़ लिया, ओवरी के बारे में एक लाइन याद कर लो, ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल। उसके बाद क्या, ये फंक्शन सीधा पढ़ो। फंक्शन क्या होता है कि oogenesis, मैंने क्या बोला, ओवरी का काम क्या है जी, ओवरी का काम है ओवा को बनाना। ओवरी का काम क्या है भैया, ओवा को बनाना। तो ओवा को बनाने का जो प्रक्रिया है, ओवा को बनाने का जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम oogenesis। मतलब oogenesis कैसा प्रोसेस है, oogenesis ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओवा का फॉर्मेशन होता है इनसाइड द ओवरी अंडर द किस हार्मोन, एफएसएच। जो ऊपर हार्मोन है ना एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के प्रेजेंस में ये oogenesis हुआ करता है, ठीक है ना। और जर्म सेल से ही भाई सब सेल बनेंगे, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। चलिए भाई, दूसरा क्या है, ओवरी क्या होता है, हार्मोन सिक्रेट करती है, फीमेल हार्मोन जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये कहां से निकलते हैं, ओवरी से निकलते हैं। तो ये दोनों बातें एकदम कान खोल के नोट कर लो कि ओवरी का फंक्शन, ओवरी का फंक्शन एक तो ओवा को प्रोड्यूस करना, दूसरा हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। कौन कौन से हार्मोन, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स तो बहुत पहले से ही जानते हो, बचपन से जानते हो तुम लोग, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अरे समझ में आया क्या? चलिए जी, इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना फॉलोपियन ट्यूब के बारे में। देखिए, फॉलोपियन ट्यूब को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम ओविडक्ट। क्या बोला भैया, ओविडक्ट के नाम से जानते हैं हम अपने फॉलोपियन ट्यूब को। देखिए, अगर कहीं पर भी बायोलॉजी में डक्ट का नाम सुनना तो सीधे बोलना कि डक्ट का मतलब होता है नली, एक पतली सी नली। तो हम बायोलॉजी में डक्ट बोला करते हैं, क्या बोला करते हैं, डक्ट बोला करते हैं। एक पतली सी नली को बायो के अंदर में डक्ट बोला करते हैं। तो ये क्या है, ओविडक्ट। नाम को ध्यान से समझना, सारी चीजें क्लियर होंगी। क्या है नाम में, ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब कि ओवा को कैरी करने वाली जो नली है, ओवा को कैरी करने के लिए, ओवा को कैरी करने के लिए जो एक नली है, इसको क्या बोलते हैं जी, इसको बोल देंगे ओविडक्ट। अरे समझ में आया क्या, ओवा को कैरी करने वाली जो नली है इसको बोलते हैं ओविडक्ट। चलिए भाई, तो ए फॉलोपियन ट्यूब कहां से कहां तक होता है फीमेल की बॉडी में, तो फीमेल की बॉडी में फॉलोपियन ट्यूब एक्सटेंड होता है ओवरी से लेकर के यूटेरस तक। ठीक, देखो इस फॉलोपियन ट्यूब में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, फिंगर लाइक जो प्रोसेस था, इसको हम फिमरी बोलते हैं। और जैसे ही ओवा रिलीज होता है तो इसको पकड़ लेता है और यूटेरस की तरफ लेकर के जाता है, ये फिमरी का काम होता है, ठीक है ना। तो देखो नाम में लिखा ना फिमरी, फिमरी का मतलब होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिर फिंगर लाइक प्रोसेस, ठीक है ना।
या फिर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ भी बोलो, बस याद रखो फिमरी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में बोर्ड में पूछा जाएगा। तो फंक्शन क्या हुआ करता है भैया फॉलोपियन ट्यूब का? तो फॉलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो जैसे मैंने बोला ना कि ओवा और स्पर्म दोनों एक जगह पे मिलेंगे, तो जगह कौन सी है? तो फॉलोपियन ट्यूब के ही अंदर में स्पर्म और ओवा दोनों आपस में मीट किया करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फॉलोपियन ट्यूब में ही स्पर्म और ओवा आपस में मीट करते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन का साइट बोले तो कौन है? तो फॉलोपियन ट्यूब है। फॉलोपियन ट्यूब क्या है? फर्टिलाइजेशन का साइट हुआ करता है, ठीक है ना। और क्या तो लिखा है कंडक्शन ऑफ ओवम या फिर जाइगोट टुवर्ड द ओवरी। हाँ, जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो बनने वाला जाइगोट है, देखो जब स्पर्म प्लस ओवा मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा जाइगोट, और इस जाइगोट को फॉलोपियन ट्यूब से कैरी करेगा यूटेरस की तरफ, क्योंकि बेबी को कहाँ पे पलना है 9 मंथ तक? तो बेबी को जो सारा कुछ रहना है वो यूटेरस में रहना है, ना कि फॉलोपियन ट्यूब में। फॉलोपियन ट्यूब बस एक साइट है, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है ना। चलिए भाई, अब इसके बाद हम अगले वाले पोर्शन पे पहुंचते हैं, जिसका नाम क्या था? यूटेरस। यूटेरस को हम उम्ब भी बोलते हैं, WMB उम्ब बोलते हैं, ठीक है ना। यूटेरस कुछ नहीं, एक मस्कुलर ऑर्गन है जहां पे बेबी को रहना है, ठीक है ना। और देखो इंटरनल लाइनिंग क्या बोला था मैंने, काफी वेस्कुलर होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स यहाँ पे डेवलप हो गए, ग्लैंड, क्योंकि बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, बेबी को 9 मंथ तक यहाँ पे सरवाइव करना है इसी यूटेरस के अंदर में, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे और बहुत अलग अलग तरीके के न्यूमरस ग्लैंड हुआ करेंगे। और इतनी बात समझ में आई क्या? लोअर एंड नैरो पार्ट। उसके बाद चलो भाई नीचे जाते हैं। उसके बाद क्या है? सर्विक्स है, ठीक है ना। तो सर्विक्स मैंने बता दिया, ठीक है ना, ओपन इनटू द वेजाइना। सर्विक्स कहाँ पे ओपन होता है? वेजाइना में, ठीक है ना। और सर्विक्स और वेजाइना इन दोनों को मिलाकर के हमने क्या बोला है? बर्थ कैनाल। तो वेजाइना के बारे में क्या लिखा है? तो लॉन्ग मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और एक पॉपुलेशन में हेल्प करता है, मतलब वेजाइना इज अ पॉपुलेटरी ऑर्गन जो कि सीमेन को ट्रांसफर कर रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में। अरे क्लियर है क्या? चलिए जी, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। किसके बारे में? ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, देखो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हमने जैसे पढ़ा था ना, तो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कितना था? मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को अगर एक बार याद दिलाएं, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो है कौन कौन था? एक तो था सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है ना। दूसरा कौन था भाई? तो दूसरा था प्रोस्टेट ग्लैंड। एक तो सेमाइनल वेसिकल हो गया, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, तीसरा होता है कॉपर्स ग्लैंड। तीसरा कौन सा है? कॉपर्स ग्लैंड, या फिर इसी को बोलते हैं हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अरे ध्यान से पढ़ना भाई, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, बबलू ग्लैंड नहीं है। तो ये क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। तो ये तीनों मेल के रिप्रोडक्टिव, मेन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हुआ करते थे ये तीनों, ठीक है ना। इसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी हुआ करते हैं। तो पहला देखो, पहले को बोलते हैं बारथोलिन ग्लैंड, उतना आपके काम का नहीं है, देख देख लो एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे देखना भैया, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑन दी आइदर साइड ऑफ वेजाइना। वेजाइना के दोनों साइड पे ये बारथोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और किस फॉर्म में आता है? तो पॉपुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। ये म्यूकस सिक्रीट करता है वेजाइना के अंदर में, और ये जो म्यूकस सिक्रीट करता है पॉपुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद कौन है? इसके बाद है अपना ममेरी ग्लैंड। ममेरी ग्लैंड क्या है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। ममेरी ग्लैंड को एक लाइन में बोले तो क्या बोलेंगे? एक लाइन में बोले तो एक लाइन में ही कि बोलेंगे कि जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाली है, क्या? जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, इसको क्या बोल रहे हैं भैया? मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड फीमेल की बॉडी में कितनी होती है? 2 इन नंबर, मतलब 1 पेयर होती है ये मेमोरी ग्लैंड, ठीक है ना। और मेमोरी ग्लैंड का सारा फंक्शन कंट्रोल किससे होता है? तो यही फीमेल रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन है, कौन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से ही सारा कुछ एक गवर्न होता है फीमेल का, ये जो है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है ना। चलिए भाई, इतना कुछ उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स वगैरह के बारे में, ठीक है ना। तो एक बार आप फिर ध्यान से देख लीजिए, बस इतना ही पढ़ना था यार आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में ये सारे पार्ट्स वगैरह, ठीक है ना, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ठीक। इसके बाद देखो, अ, इसके बाद यार हम जंप करते हैं डायरेक्टली अपना आगे का जो टॉपिक है,
मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है आगे का टॉपिक भाई? तो आगे का टॉपिक है अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जम कर जाते हैं यार मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, ठीक है ना। तो देखो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत ध्यान से समझना भाई, फिर इसके बाद इसको हम लेक्चर को एंड करेंगे यहाँ पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो क्या होता है, आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी ब्लीडिंग स्टार्ट, ठीक है ना। प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, फीमेल की बॉडी में जो ब्लीडिंग है ये स्टार्ट हो जाती है। इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम शॉर्ट फॉर्म में एमसी बोलते हैं, ठीक है ना। देखो जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल को ऐसे और कैसे डिफाइन कर लेते हैं, तो ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, क्या बोले, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का आना आफ्टर द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद, आफ्टर प्यूबर्टी, दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखो हम बहुत ऐसा बुकिश डिफिनेशन पे ना जाकर के हम बस समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को ध्यान से, ठीक है ना। देखो दो चीजें हुआ करती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में, दो चीजें हुआ करता है, ठीक। एक तो होता है, एक तो होता है मीनार्क, एक टर्म है, और एक टर्म है मीनोपॉज, ठीक। एक टर्म है मीनार्क और एक टर्म है मीनोपॉज। मीनार्क का मतलब होता है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का आना। क्या बोला, मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का आना, दैट इज कॉल्ड द मीनार्क। एंड स्टॉपेज, ठीक है ना, स्टॉपेज ऑफ दैट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कॉल्ड द मीनार्क। और ये जो मीनार्क है लगभग 50 इयर्स तक हो जाता है, और जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है फीमेल के अंदर में लग आफ्टर 14 मान सकते हैं, डिपेंड करता है, आफ्टर 14 इयर्स के बाद ये मीनार्क का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और मीनोपॉज 50 ईयर आते आते हो जाता है फीमेल की बॉडी के अंदर में। इतनी बात क्लियर है क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में? देखो ये कुछ है, क्या है ये सब जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये सब भाई बेसिक टर्मिनोलॉजी है। बिना बेसिक टर्मिनोलॉजी को क्लियर करे तुम कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल सीखोगे? अरे समझ में आया बेटा। देखो भाई अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने स्टेज हुआ करते हैं, ठीक। तो देखो भैया इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या है, कुछ 4 स्टेज हुआ करते हैं। चलो इसको हम कुछ और अलग तरीके से और पढ़ते हैं, थोड़ा मजेदार तरीके से, क्या बोलते हो? हाँ सर, मजेदार तरीके से। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पूरा ये महीना में भर चलता है, ये यार स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। और ये लगभग 28 डे की साइकिल होती है कि नहीं, ये 28 दिन की साइकिल होती है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक पाई चार्ट के फॉर्म में, अरे क्या गंदा गोला बना है। चलो भाई हम इस गंदे गोले को हटा देते हैं, और हम कैसे गोला बनाए, कैसे गोला बनाया जाता है भाई? अरे सर छोड़ो, हाँ, तुमसे ना हो पाएगा। क्या बोलते हैं, तुमसे ना हो पाएगा। अरे यार ये भी गलती बन गया। चलो भाई, फाइन फाइन फाइन। हाँ देखियो, देखो 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 जी, देखो जी, देखो ये जो शुरू से, ये जो लगभग 5 डेज का टाइम है, मतलब शुरू कर देते हैं first पहले दिन से, और ये जो लगभग 5 to 7 डेज मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 7 डेज। ये जो यहाँ से यहाँ तक है, क्या, ये जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड है, क्या, ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये जो टाइम पीरियड है ना, ये जो टाइम पीरियड है, चलिए जी, ये जो यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। क्या बोलते हैं जी? इसको हम बोलते हैं मेंसेस, मेंसेस, या फिर इसको बोलते हैं हम ब्लीडिंग फेज। एक्चुअल में चीजें यहीं से स्टार्ट हो रही हैं कि जब ऑनसेट हुआ, ठीक है ना। तो पहले तो क्या होता है, पहले 7 दिन तक ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है फीमेल की बॉडी में, डिपेंड, किसी बॉडी में 5 दिन 6 दिन ऐसा भी होता है। तो हम मान लेते हैं ऑन एन एवरेज
आपके लेवल पे 7 डेज तक के हफ्ते भर तक ब्लीडिंग चला, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं मेंसेस। ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं? मेंसेस, या फिर इसको बोल दिया हमने ब्लीडिंग फेज। इसी ब्लीडिंग फेज को हम एक और नाम से बोल देते हैं क्या? मेंस्ट्रुअल फेज। और इतनी बात क्लियर है क्या? अगर इतनी बात क्लियर है, अगर इतनी बात क्लियर है भैया जी, तो आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं, है ना। देखिए जी, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, देखो इसके बाद 7 डेज से लेकर के क्या, 7 डेज से लेकर के ये पूरा का पूरा एक टाइम है, ठीक है ना। 7 डेज से लेकर के जो पूरा का पूरा एक टाइम है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे देखो होता क्या है, इस पूरे टाइम के ड्यूरेशन में इसको बोलते हैं हम फॉलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, या फिर क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज, या फिर इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव। ध्यान से सुनते जाना, प्रोलिफरेटिव फेज। देखो भाई, अ, ये जो 7 डेज हो गया, अब 7 डेज के बाद लगभग हम मान के चले 13th डे तक। क्या बोले? 13th डे तक। और ये है मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। ये जो है इसको बोलते हैं मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये है 14th डे। 14th डे जो है ये काफी इंपॉर्टेंट डे है। इसको बोलते हैं हम ओवुलेटरी फेज। ठीक, इसको बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। बस अब ध्यान ध्यान से समझना, ध्यान से समझना जी, ध्यान से, एकदम ध्यान समझना। देखो होता क्या है, ये जो अपना पूरा का पूरा ये जो मेंस्ट्रुअल फेज था, ठीक है ना, इसमें क्या हुई है? ब्लीडिंग हुई है। तो देखो ब्लीडिंग के अंदर में क्या होता है, ब्लीडिंग जब हो रही होती है फीमेल की बॉडी में, तो उसमें क्या होता है कि जो अपना यूटेरस है ना, यूटेरस की जो अंदर वाली लाइनिंग है, क्या, ये जो अपनी यूटेरस, यूटेरस के देखो एक सबसे बाहर की एक दीवार होती है, फिर अंदर की, फिर ये जो ग्लैंडुलर दीवार होती है अंदर की, जो यूटेरस की सबसे, ये क्या है? यूटेरस हमने बना दिया, ठीक है ना। तो यूटेरस की जो सबसे अंदर वाली दीवार है ना, ये जो ग्लैंड वाली है, ये इस मेंस्ट्रुअल फेज या फिर इस ब्लीडिंग फेज में ये सब बाहर निकल जाएगी, सारी झड़ करके बाहर निकल जाएगी, है ना। और देखो यूटेरस में क्या करना है? बेबी को रहना है। तो अगर ये सारे ग्लैंड बाहर निकल जा रहे हैं ब्लड के साथ में, तो वापस से इसको बताओ रीग्रो करना होगा कि नहीं यूटेरस की वाल को, है ना। ऐसा थोड़ी कि यूटेरस की वाल बाहर से निकले ग्रो ही नहीं कराएंगे, खाना काम है कि नहीं है? खाना काम है। तो इस मेस्टल फेज में देखो ये तो पूरा पूरा शेडिंग ऑफ यूटेरस हो गई। शेडिंग ऑफ यूटेरस मतलब पूरा का पूरा ये जो अंदर की लाइनिंग यूटेरस की है बाहर चली गई, ठीक है ना, क्लीन हो गई यूटेरस, ठीक है ना। अब ये जो अगला फेज है कौन? फॉलिकुलर फेज। क्या है? फॉलिकुलर फेज। इस फॉलिकुलर फेज में देखो क्या होता है, ओवा सॉरी ओवरी के अंदर में, किसके अंदर में? इस ओवरी है ना, ओवरी के अंदर में फॉलिकल, क्या बोला भैया? ओवरी के अंदर में फॉलिकल की ग्रोथ होती है, ठीक है ना। ग्रोथ बोलो या फिर फॉलिकल की मेचुरेशन होती है इसी फॉलिकुलर फेज के अंदर में। और इसको हम एक और नाम से बोल रहे हैं ना, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोल रहे हैं? प्रोलिफरेटिव फेज भी इसलिए बोल रहे हैं सर कि प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर में क्या होता है, ये जो पूरी की पूरी अभी दीवार बाहर निकल के आ गई है ना, पूरी झड़ करके निकल के आ गई है, तो वहां पे क्या होती है कि जो यूटेरस की इनर लाइनिंग है, जो यूटेरस की इनर लाइनिंग है, इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है ना। यूटेरस की जो इनर लाइनिंग है इसकी ग्रोथ होती है इसी प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर में। इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए जी, इसके बाद है ये अपना ओवुलेटरी फेज। 14वें दिन पे क्या होता है? ओवुलेटरी फेज, ठीक है ना। इस ओवुलेटरी फेज में क्या होता है? ओवा रिलीज होता है। क्या होता है भैया? तो इस ओवुलेटरी फेज के अंदर में सर ओवा रिलीज हो जाती है। तो मिड, देखो इसको बोलते हैं मिड ऑफ एमसी, मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में रिलीज हो जाती है, मतलब ओवरी के अंदर से ओवम रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। और ये कब प्रोसेस होता है? तो 14वें दिन पे होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के एकदम मिड में होती है। इसके बाद ये जो पूरा का पूरा है ना, इसको और नाम से जानते हैं, ये जो पूरा, अब जो बाकी के बचे बचे जो 14 दिन है ना, ये जो बाकी के बचे 14 डे हैं, बाकी के जो बचे 14 डे हैं, इसको बोलते हैं
ल्यूटियल फेज, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, सेक्रेटरी फेज। ध्यान से सुनते जाना भाई, इसी को बोलते हैं हम ल्यूटियल फेज, या इसी को बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। देखो ये मेस्ट्रोसाइकिल ना यार बच्चों को बहुत ही ज्यादा कठिन लगता है जिंदगी में। अगर सबसे ज्यादा कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कठिन लगता है ना, तो यही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये जो मेस्ट्रोसाइकिल है बहुत कठिन लगता है। नीट के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, जो क्लास 12th तक चल जाते हैं, पर यही रोना रहता है इनका कि यार हमें मेट्रोसाइकिल कठिन लग रही है, कठिन लग रही है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये बेसिक उनको क्लियर नहीं होता, इसीलिए उनको कठिन लगती है। इसीलिए यार समझा रहे हैं, शांति से समझ लो, ठीक है ना। चलिए भाई, ल्यूटियल फेज या फिर इसी को बोलते हैं हम सेक्रेटरी फेज। किसी को लग रहा होगा कि ये तो कुछ आगे का एडवांस पढ़ा रहे हैं, पर यार ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। एनसीईआरटी आप खोल करके देखोगे ना, तो ये छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगा, ओवुलेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अच्छा है ना यार कि अभी टाइम है तो काफी इनडेप्थ में पढ़ लो। काफी इनडेप्थ में नहीं, हमें एनसीईआरटी को एकदम खंगाल के, इसीलिए हमने सीरीज का नाम ही रखा हुआ यार एनसीईआरटी ऑपरेशन, ठीक है ना। मतलब एनसीईआरटी की एक एक लाइन को एकदम हम ऑपरेट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो यार आजकल का जो जनरेशन है सिंपली यार एक कंपटीशन का जनरेशन है, बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव जनरेशन है। अगर इसमें सरवाइव करना है ना, तो इसी लेवल की अब पढ़ाई होनी चाहिए। अभी यार क्या है, ट्रेडिशनल पढ़ाई है ना। स्कूल में जाते हो क्या कराते हैं, सब बैठ के लिखवाते हैं, सब पोथी पत्र बोल दिया कि लिखवा दिया, सैलरी लेकर के चला गया, यही होता है ना। देखो जितने भी बच्चे स्कूल में लगभग ज्यादातर पढ़ रहे होते हैं ना, सब के सब यार ज्यादातर कोचिंग ज्वाइन करते हैं। कोचिंग क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि स्कूल में अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा, उनको समझाया नहीं जा रहा। कोचिंग में ऐसा थोड़ी कि मास्टर कोई बहुत तूफानी चीज पढ़ा देता है ना, बस वही है कि थोड़ा सा समझा दे रहा, हंसी मजाक कर दे रहा, मजा आ जा रहा तुमको, ठीक। चलो भाई, तो देखो ये है ल्यूटियल फेज, दूसरा है सेक्रेटरी फेज, ठीक है ना। तो ल्यूटियल फेज हो गया, इसी को दूसरे नाम से बोल रहे हैं हम सेक्रेटरी फेज। इसको सर ल्यूटियल फेज क्यों बोल रहे हैं, तो ध्यान से समझना अब आगे का। देखो ये जो मिड ऑफ द मेट्रोसाइकिल, इस ओवुलेटरी फेज में ओवा रिलीज हुई है ना। इस ओवुलेटरी फेज में ऐसे ओवा रिलीज हुई है ना। तो देखो ये ओवा थी, यहाँ से ऐसे रिलीज हो गई, ठीक है ना। ये ओवा यहाँ से रिलीज हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो बचा इसको हम बोलेंगे क्या, कॉर्पस लुटियम बसता। और ये जो है ये एग या फिर ओवा जो है ये रिलीज हो गया, ओवा या फिर जो एग है ये रिलीज हो गया। और ये जो बचा है इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक। तो देखो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना, इसका क्या काम होता है? अरे जैसे बोलते हैं ना, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या फिर तवे पे फ्राई होगा। तो इस कार्पस ल्यूटियम का क्या काम है, तो कार्पस ल्यूटियम का फ्यूचर क्या है सर? सर ये कार्पस ल्यूटियम क्यों बना है? तो देखो भाई, अगर अगर फीमेल अगर फीमेल प्रेग्नेंट हुई, और दूसरा कंडीशन लेते हैं, अगर फीमेल जो है अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई, क्या बोला, अगर फीमेल प्रेग्नेंट हुई या फिर अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई, अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो उसको हार्मोन्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? कौन सी? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन चाहिए, एस्ट्रोजन हार्मोन चाहिए। तो देखो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सरवाइव करता है, ठीक है ना। ये कार्पस ल्यूटियम सरवाइव करेगा ओवरी के अंदर में, ठीक है ना। कार्पस ल्यूटियम सरवाइव करेगा ओवरी के इनसाइड में, कब तक, कितने दिन तक? तो 9 मंथ तक ये कार्पस ल्यूटियम सरवाइव करेगा। और ये कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, तो सिक्रीट करेगा एस्ट्रोजन, और कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रेट करेगा। दूसरी चीज, अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई, क्या, अगर फीमेल मान लो प्रेग्नेंट नहीं हुई, ठीक है ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा फीमेल यार प्रेग्नेंट हो जाएगी, है ना। अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई तो एक कॉर्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डीजनरेट। कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट मतलब खत्म, खल्लास, खल्लास एकदम। कार्पस ल्यूटियम एकदम सीधा का सीधा खत्म हो जाए, एकदम खल्लास हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही है कार्पस ल्यूटियम का फ्यूचर, कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो कार्पस ल्यूटियम 9 मंथ तक सरवाइव करेगा और हार्मोन्स निकालता रहेगा। अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है, ठीक है ना। तो देखो कार्पस ल्यूटियम हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है कि नहीं,
अरे बोलो, कार्पस ल्यूटियम हार्मोन को सिक्रेट कर रहा है कि नहीं? हाँ सर, हाँ, कार्पस ल्यूटियम हार्मोन को सिक्रेट कर रहा है। इसीलिए इसीलिए हमने इस फेज को बोला है सेक्रेटरी फेज। इस फेज में क्या होता है? सेक्रेटरी फेज। दूसरा ल्यूटियल फेज। अरे कार्पस ल्यूटियम बन रहा है कि नहीं? यहाँ पे बन रहा है ना, इसलिए बोलेंगे ल्यूटियल फेज। अरे समझ में आया क्या? ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा मेस्टर साइकिल अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे थोड़ा सा बढ़े, एक बार हम पीपीटी बार वापस से देखते हैं पीपीटी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना? देखो भाई, ये क्या लिखा है? व्हाट हैपेंड व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज। ये तो कहानी तो ये सीधे शुरू कर रहा है कि अगर एक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई तो फिर क्या होगा। तो ये तो सीधा एकदम क्या बोलते हैं, इंटरवल पे ला दिया है कहानी को। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं। ये नीचे की जो जितना कहानी है सारा हमने कुछ बताया, क्योंकि 28 दिन की मेटर्स का ड्यूरेशन होता है। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है, ठीक है ना? एक बार और जोर से बोलिएगा हमारे साथ। पहला जो फेज था, क्या था? पहला फेज था ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। अरे अरे सर थोड़ा इज्जत से लिखा करिए, उनको समझ में नहीं आता, हम डॉक्टर थोड़ी है। अरे इसी ने तो गंदा लिखते हैं यार, ताकि तुम डॉक्टर बनो। ठीक है ना? हमारा देख के तुम डॉक्टर बनो। चलिए भाई, तो फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में बोलिएगा भैया। पहला फेज क्या हो गया? तो हो गया सर ब्लीडिंग फेज, या फिर इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। अरे इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। चलो, इसके बाद दूसरा फेज बोला है। दूसरा फेज होता है सर फॉलिकुलर फेज, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। अच्छा जी। तीसरा क्या था? ओवुलेटरी ओवुलेटरी फेज। अरे क्लियर है क्या? यहाँ पे ओवा रिलीज हो रहा था। उसके बाद था ल्यूटियल फेज, या फिर इसी को और किस नाम से जानते थे सर? ल्यूटियल फेज इसी को और नाम से जानते थे हम, सेक्रेटरी फेज। अरे इतनी बात क्लियर हुई क्या? 4 फेज हुआ करते हैं पूरी मेट्रोसाइकिल। हम तो जो है यार, जब ज्यादा हिम्मत नहीं रह गया कि समझाया जा सके, तो हम हिम्मत को यार प्रोग्राम में आपको बनाया हुआ है, इसकी मदद से आप करेंगे, आपको मजा फीमेल की बॉडी में ये जो है 3 जगह पे मेन चेंजेस हो रही है। 3 जगह पे मेन इवेंट चल रही है, तैयारी चल रही है। ठीक है ना? मेस्टर साइकिल वैसे क्या है, क्योंकि देखो इसको माने वाला है और पीने वाला है। ठीक है ना? ओवा के साथ। लेकिन ये ऐसा ही है, जैसे कि घर में एक नया नया मेहमान आने वाला है, तो घर के हिसाब से कुछ करेंगे कि नहीं? इसके सफाई हो जाएगी, देंगे। ठीक है? तो एकदम पूरा इंतजाम कर देंगे। तो सेम चीज यूटेरस इवेंट में हम सारा इंतजाम कर देते हैं, क्योंकि एक बेबी आने वाला है। कोई आने वाला है यार, नया नया। कौन है? बेबी आने वाला है। ठीक। तो ये यूटेरस में ये वाला इवेंट चलता रहेगा। चलो जी। इसके बाद और कहाँ पे तैयारियां होती रहेंगी? ओवरी के अंत में तैयारी चलती रहेगी। ठीक। यही बन रहा है इस पूरी के अंदर में। तो यहाँ पे ये तैयारियां नाम से चल रही है यहाँ पे के लेवल पे। इस आप निकले ठीक है ना? तो मास्टर ऑफ द ग्लैंड कौन है भैया? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बताओ पिट्यूटरी ग्लैंड की तैयारी चलेगा कि नहीं? बिल्कुल चलेगा यार, बिल्कुल चलेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड भी चल रही है, यूटेरस पे भी तैयारी चल रही है, और ओवरी में भी तैयारी चल रही है। यूटेरस के अंदर में तैयारी चल रही है, ओवरी के अंदर में तैयारी चल रहा है, और पिट्यूटरी के लेवल पे भी तैयारी चल रही है एकदम पूरी धूमधाम से। क्योंकि क्योंकि वो आने वाला है। कौन आने वाला है? तो समझ में आ गया होगा कौन आने वाला है। चलो देखो भाई, ये ये क्या थी? यूरोप की पूरी दीवार थी ना, ठीक? मेंसिस जो है से ब्लीडिंग हो तो सबकी झड़ गई। ठीक है? फिर दीवार झड़ गई, वो 7 दिन तक एक पूरा फेज चला है ना?
तो एक बार जब दीवार झड़ गई, वापस से दीवार को ग्रो करना है कि नहीं? हाँ भाई, यूटेरस को हेलो। हाँ भाई, तो इसमें क्या है कि इस फॉलिकल को ग्रो करानी थी, ठीक है ना? तो फॉलिकल को ग्रो कराने के लिए यहाँ पे अलग अलग तरीके का हार्मोन है, क्योंकि इस फॉलिकल को ग्रो कराना है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके का हार्मोन्स आया और फॉलिकल ग्रोथ हो गया। और देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक टाइम पे एलएच हार्मोन अचानक से बढ़ गया, तो ओवुलेशन जब होता है तो एलएच हार्मोन अचानक से बढ़ जाता है, ठीक। इसके बाद ये पूरा का पूरा ये है कॉर्पस ल्यूटियल, ल्यूटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज, ठीक। तो चलो भाई, कुछ टेक्निकल इशू आ गया, इसलिए हम यहाँ पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम इस पूरे सीरीज को यार अच्छे से कवर कर लेंगे। चलिए भाई, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।